अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने वाले फैसले को लागू कर दिया। अब स्टील और एल्यूमीनियम प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ के बजाय 50% टैरिफ वसूला जाएगा। अब अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने ऑटो कंपनियों के जरूरी रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर रोक लगा दी। इस कदम का असर अब दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री पर सीधा दिखने लगा है। यूरोप और जापान की कई ऑटो कंपनियों ने प्रोडक्शन रोक दिया है। जापान की बात करें तो प्रमुख ऑटो कंपनी सुजुकी मोटर ने इसके चलते अपने लोकप्रिय मॉडल स्विफ्ट का प्रोडक्शन रोक दिया। भारत की बात करें तो यहां भी व्हीकल प्रोडक्शन पूरी तरह ठप हो सकता है। प्रवीण सर, क्या है पूरा मामला, आसान भाषा में समझाइए। नहीं, देखिए, दो अलग अलग कहानियां हैं और दोनों बड़ी कहानियां हैं। एक अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टील और एल्यूमिनियम पे जो टैरिफ को बढ़ा के 50% कर दिया, जिसको पहले उन्होंने 25% किया था। एक वो पूरा मामला है। दूसरा मामला जो चीन का मामला है, जिसने कि जहाँ पे कि रेयर अर्थ जो मैग्नेट है उस पे चीन ने, बल्कि पूरे रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उन पे पूरी तरह से दुनिया भर में उनके एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और अब उसका असर सीधे तौर पर पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्रीज पे दिखाई देने लगा है जी। अब पहले बात अगर हम कर लें अमेरिका की जी। टैरिफ की, तो टैरिफ पे अमेरिका ने या ट्रंप ने एक बार फिर से वो अपनी पुरानी रॉ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25% का स्टील पर और एल्यूमिनियम पर उन्होंने टैरिफ लगाया था और अब उसको एकदम से उन्होंने मंगलवार को बढ़ाकर 50% कर दिया जी। अब इस जद में कई कंट्रीज़ आ गई हैं जिसमें भारत भी शामिल है। भारत का लगभग आप समझिए कि $4.5 बिलियन का जो FY25 में स्टील और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट अमेरिका को था। कनाडा का 22.5% जो अमेरिका पूरी दुनिया से जो स्टील इंपोर्ट करता है उसका 22.5% हिस्सा अकेला कनाडा से आता है। $7.5 बिलियन से ज़्यादा का जो है वो कनाडा का जो है आपका इसमें एक्सपोर्ट है अमेरिका को। तो ओवरऑल, इसके अलावा मैक्सिको है, बाकी देश हैं, तो ओवरऑल जो स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाकर डबल करके टैरिफ को अमेरिका ने फिर से दुनिया को एक मुश्किल में विशाल डाल दिया है। नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो झटका है वो कहा जा रहा है कि जर्मनी, इटली, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों पर पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन भारत पर जैसा आपने बताया सर कि असर जो पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन इस पिक्चर में ये भी बात समझने की ज़रूरत होगी कि चीन कह रहा है कि आप जो चूँकि अब ट्रेड वॉर को थामने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम ही जो है अब आप पे डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करेंगे। मैं सीधा आपसे समझना चाहूँगा सर कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट वाला मामला कैसे देख रहे हैं आप इसको। देखिए, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने मनी सेंट्रल में भी चर्चा की थी। सियाम ने एक गोपनीय रिपोर्ट पेश की सर। आज देखिए, जापान से खबर आ रही है कि वहाँ जो है प्रोडक्शन थमने की बात की जा रही है, स्विफ्ट को बनाने की बात जो है वो कहा जा रहा है कि अब बंद कर दिया जाएगा। और ईवी जो सेक्टर है सर, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एसेंशियल कंपोनेंट है। कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? नहीं, देखिए, जो रेयर अर्थ मैग्नेट का मामला है वो सियाम की चिट्ठी सरकार के पास पहुंची थी, जिसमें तुरंत इंटरवेंशन सरकार से देने की बात कही गई थी। इसके बाद बजाज ऑटो ने कहा कि ये बड़ा झटका हो सकता है। इसके बाद TVS ने कहा कि उसको अपने प्रोडक्शन रोकने पड़ सकते हैं और साथ ही साथ कीमतें भी आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। EV जो आपकी गाड़ियां हैं उनमें जो मैग्नेट है उसका इस्तेमाल और ज़्यादा है। जापान से जो बात आई है वो वाकई बड़ी है कि जापान में सुजुकी ने अपने स्विफ्ट का जो बड़ा मशहूर मॉडल है, भारत में भी है, उसका प्रोडक्शन ही रोक दिया है। और दुनिया की जो बाकी की कंपनियां हैं, चाहे जर्मनी की ऑटो कंपनियां हो, मर्सिडीज़ हो या दूसरी हो, उनको अब तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं कि किस तरह से हम इस जो क्राइसिस चीन ने पैदा की है। चीन ने इसकी शुरुआत बहुत पहले कर दी थी जी। चीन ने कई महीने पहले ये साफ तौर पे कह दिया था कि वो दुनिया भर में अब जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसकी जो एक्सपोर्ट है वो बेहद, आप समझिए कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड कर देगा, ख़ास तौर पे अमेरिका में। लेकिन अब पूरी दुनिया उस चक्कर में फंसती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें भारत भी आ गया है। असर उसका असल में अब दिखाई देना शुरू हुआ है जो चीन ने पाबंदियां लगा दी। पहले आप एम्बेसी से उसको क्लैरिफाई कराइए कि ये जो जैसे भारत की अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें कि ये किसी भी तरह के डिफेंस पर्पस से जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनका इस्तेमाल नहीं होगा।
ये आपको सर्टिफाई कराना होगा। उसके बाद चीन की सरकार जब यहाँ से चला जाएगा मिनिस्ट्री और एम्बेसी से, उसके बाद चीन की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो उसको फिर मंजूरी देगी वहाँ से कि आपके यहाँ ये सप्लाई इतनी हो सकती है रेयर अर्थ मेटल्स की। सर चर्चा को आगे लिए चलेंगे प्रवीण सर, लेकिन सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि चीन की दादागिरी जो हम देखने को मिल रही है, तो वो रेयर अर्थ मेटल को ही लेकर क्यों है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या गणित है, हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, वो अब ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया भर में जो रेयर अर्थ मेटल्स की जो सप्लाई है उसका 90% बाजार चीन के हाथ में है। अमेरिका का जो जितनी ज़रूरत है उसका 80% हिस्सा चीन देता है। तो चीन ने अपना, और अभी चीन का ये एक ही स्टेप है, रेयर अर्थ मेटल एक तरह से पहला स्टेप है। दूसरी चीज़ ये है कि रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस के बड़े बड़े उसमें होता है। और चीन एक तरफ ये भी मान सकते हैं कि भारत को कंटेन करने के लिए, भारत को रोकने के लिए थोड़ी सख्ती दिखा रहा है, क्योंकि इंडिया चाइनीज़ कंपनियों को बहुत रेस्ट्रिक्टेड तरीके से भारत में चाहे जॉइंट वेंचर बनाने हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो, उसके लिए बहुत ही सोच समझ के इजाज़त दे रहा है। कई कंपनियां कतार में खड़ी हैं, बहुत सारी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं, पैसा लगाना चाहती हैं। जो टैरिफ से जो माहौल पैदा हुआ है उसमें चीनी कंपनियां भारत आकर अपने धंधे को चलाना चाहती हैं, और सरकार उसको लेके बहुत ज़्यादा सहज है नहीं जी। सरकार उसमें सिक्योरिटी के मसले और तमाम चीज़ों को देखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी बाकी चीज़ों को देखते हुए सरकार इनको इजाज़त देने के लिए केस टू केस जो तरीका है उसको अपना रही है। नहीं सर, अब देखिए चिंता का विषय इसलिए भी बहुत है कि देखिए जर्मनी की जो वीडीए है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बॉडी, उसने कहा कि अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो प्रोडक्शन जो है पूरी तरह से ठप हो जाएगा। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। BMW ने भी माना कि कुछ सप्लायर्स जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। मर्सिडीज बेंच की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा कि वो रेयर अर्थ की जो खपत है उसको घटाने पर काम कर रहे हैं। बजाज ऑटो और TVS मोटर वाली बात आपने कही दी है सर। लेकिन अब इस पिक्चर में आते हैं सर कि अब चूंकि ये पूरा मामला जो है फिर से ट्रेड वॉर का शक्ल लेता हुआ दिख रहा है सर। इस पर आज IMF की तरफ से भी बयान आया सर। गीता गोपीनाथन ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया, हालांकि वो निगेटिव आ रहा है हमारे लिए। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। कह रही हैं कि कोविड जैसा जो सिचुएशन है उससे भी बदतर स्थिति आती हुई दिखेगी। आपसे समझना चाहेंगे सर, गीता गोपीनाथन की जो स्टेटमेंट है उसको मैं कैसे देखूँ। नहीं, बिल्कुल उन्होंने ये कहा है कि कोविड जैसी बल्कि उससे भी ज़्यादा भयानक हालात पैदा हो सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, सेंट्रल बैंकों के लिए। ये ज़्यादा बड़ी चेतावनी है कि केंद्रीय जो बैंक हैं, चाहे RBI जैसे जो बैंक हैं, उनके सामने मुश्किलें आ सकती हैं। दुनिया की जो ग्लोबल इकॉनमी है उसके सामने एक बड़ी क्राइसिस, एक बड़ा संकट उसके सामने खड़ा होता हुआ दिख रहा है। इस बात की चेतावनी गीता गोपीनाथ दे रही है। और जैसा अभी एक रिपोर्ट आई थी OECD की, उसी तर्ज पर IMF कह रहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो घटकर 2.8% के अराउंड आ जाएगी, जिसके पहले जो अनुमान था वो 3.1% रहने की बात थी 2025 में जी। तो जब ग्लोबल ग्रोथ घटेगी, एवरेज ग्रोथ घटेगी, तो उसका असर सारे जगहों पर पड़ेगा जिसमें भारत शामिल है। लेकिन कुछ जो पॉइंटर हैं, जो फैक्टर हैं जिनको हमने कल भी डिस्कस किया था कि भारत की इकॉनमी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मददगार बन सकती हैं, जो कि भारत को बचा सकती है इस पूरे हाहाकार वाले माहौल में जी। लेकिन सर वो आप पॉइंट्स बताइएगा, लेकिन उसके पहले इनके स्टेटमेंट को हम आपसे डिकोड करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों के लिए दोहरी मार पड़ती हुई दिखेगी। अब कैसे दिखेगी मैं आपको समझा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि एक तरफ उन्हें घरेलू मांग को सहारा देने के लिए ब्याज दर कम करनी पड़ सकती है, और दूसरी तरफ अमेरिका में जो ब्याज दरें ऊंची रहेगी उससे डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे विदेशी जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर जा सकता है। ऐसे में अगर भारत जैसे देश ब्याज दर घटाते हैं तो उनकी करेंसी पर दबाव बनेगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि सर कि इस साल ही अगर आप देखिए कैलेंडर ईयर में ही बात की जाए तो 2 बार रेट कट हो चुके हैं। 6 तारीख यानी जो कल है बहुत अहम दिन है। कल भी माना जा रहा है कि 0.25 से लेकर 0.5% के आसपास का जो है रेट कट हो सकता है। ऐसे माहौल में कैसे देखा जाए इनके स्टेटमेंट को? नहीं, स्टेटमेंट जाहिर तौर पर जो चिंता है वो जायज़ है। रेट कट भारत में होने की एक बड़ी वजह यह है कि एक तो ग्रोथ घटी पिछले, अगर आप साल की बात करें 2024-25 की, तो तीसरी तिमाही की ग्रोथ बहुत बुरी तरह से पिटती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद चौथी तिमाही में माफ़ कीजिएगा, दूसरी तिमाही में 5.4% की ख़राब ग्रोथ आई थी, तीसरी तिमाही में संभली ग्रोथ, फिर चौथी तिमाही में बहुत अच्छी ग्रोथ हमने देखी। लेकिन भारत में महंगाई उसी रफ्तार से कम होती हुई नज़र आई है, और
जो महंगाई के आंकड़े हैं वो 3.16% पर, अगर हम मई के जो अप्रैल का डेटा है वो ये बताता है। लगातार 2-3 महीने महंगाई घटी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों जो है महीनों में महंगाई कम होती हुई दिखाई दी है। और इसी वजह से अब जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कल लेकर आएगा तो उसमें माना ये जा रहा है कि 50 बीपीएस की भी कटौती हो सकती है और 25 बीपीएस की भी कटौती होना तो लगभग पक्का माना जा रहा है। तो ये भारत के लिए महंगाई का, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस साल आगे चलकर महंगाई 3% के लेवल के नीचे भी जा सकती है जी। तो यहाँ से सरकार को और आरबीआई को एक एल्बो रूम इस बात का मिल रहा है कि वो ग्रोथ पे फोकस करें। महंगाई अगर कम हो रही है तो आरबीआई रेट कट कर सकता है, जिससे कि आपको सस्ते लोन मिलेंगे। सस्ते लोन अगर मिलेंगे तो डिमांड भी जनरेट होगी। लेकिन यहाँ कटौती की बात हो रही है सर, लेकिन अमेरिका के पिक्चर की बात की जाए तो वहाँ गीता गोपीनाथन कह रही हैं कि वहाँ जो है रेट कट की उम्मीद मत कीजिएगा। जिस तरह से जो रिफ्ट देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जेरोम पावेल, वो कह रहे हैं कि वो तो अपना तय करेंगे कि भाई जिस तरह से जो टैरिफ लगाया गया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अमेरिकी इकोनॉमी पर, तब वो आगे कोई कदम उठा सकते हैं रेट कट का लेकर। लेकिन सर वहाँ की महंगाई पर भी चर्चा करना चाहेंगे। वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ जो हाइपर इन्फ्लेशन की बात की जा रही है वो वाला मामला क्या है, उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, जो गीता गोपीनाथन कह रही हैं कि अमेरिका में रेट कट नहीं हो सकते, अमेरिका में ऊंचे रेट रहेंगे, डॉलर मजबूत हो सकता है, तो जाहिर तौर पर अमेरिका एक हाई इन्फ्लेशन के दौर में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त। जो एक OECD की भी रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत चौंकाने वाली बात ये थी कि अमेरिका का इसी जो वो है साल, उसमें जो OECD का अनुमान था 2.8% का लगभग, वहाँ से बढ़कर जो महंगाई है वो 3.2% पे पहुँच सकती है बिल्कुल नियर टर्म में, और इस साल के आखिर तक 4% तक इन्फ्लेशन जा सकती है। अमेरिका जैसे जो मतलब हम बार बार जिस बात का जिक्र करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अमूमन इतनी ऊंची महंगाई दर कम ही दिखाई देती है। अब पूरा जो टैरिफ का असर है वो अमेरिका की इकोनॉमी पर और वहाँ इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर नज़र आने वाला है। और इस वजह से अगर अमेरिका में अगर हम स्लो डाउन देखते हैं तो अमेरिका का स्लो डाउन क्या दूसरी दुनिया के मुल्कों में पैसा लेकर जा सकता है? क्या FIIs जो इन्वेस्टर हैं, क्या वो अमेरिकी मार्केट्स को छोड़कर उनको, और ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं, चाहे आप मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देख लीजिए या दूसरी रिपोर्ट्स, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के टैरिफ की पॉलिसीज़ अमेरिका में आई हैं, स्लो डाउन अगर आता है तो अमेरिका का पैसा भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में आ सकता है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तो इंटरनल ड्रिवन है, इंटरनल डिमांड के आधार पर चलती हुई बड़े पैमाने पर आज भी जो डिमांड है, घरेलू कंजम्पशन है, उसके बेसिस पर चल रही है। और जो आंकड़े अभी आए हैं, जिसको हमने 2-3 बार हमने जिक्र किया है, PFCE का जो आंकड़ा जो चौथी तिमाही में अभी जब फाइनल डेटा आया है 2024-25 की ग्रोथ का, तो उसमें जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 7.2% की दर से बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि 6.5% की सालाना ग्रोथ से ज़्यादा है जी। इसका मतलब है कि रूरल डिमांड तो अर्बन से आउटपेस कर ही रही है जी। लेकिन ओवरऑल देश में डिमांड का बढ़ते हुए या कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।